न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNTH, TH मतलब टेट्राहेड्रल। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर का जो सब्स्ट्रेट लेते हैं वो सब्स्ट्रेट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अगर कहीं सिस्टम में H या C हो और इस पर्टिकुलर से यहाँ पर लगा हो OH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव क्या होता है कि हम सिस्टम से OH को हटा दें और उसी की जगह पे कोई भी सिस्टम में M का सब्स्टिट्यूशन कर दें। क्लियर? या कोई भी अगर ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है, क्लियर, तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे M सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सिग्मा बॉन्ड टूटा और एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? और इस पर्टिकुलर को कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बोला जाता है। जैसे अगर मान लो मैंने H या C ले लिया और इस पर्टिकुलर पे मैंने यहाँ पे X लगा दिया, मतलब एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे OCOH या C लगा दिया, मतलब एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे O और C लगा दिया, इसका मतलब COOC, इसका मतलब एस्टर। एस्टर इज अगेन अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे NH2 कर दिया, प्राइमरी अमाइड इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे NHC कर दिया, सेकेंडरी अमाइड इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे CC कर दिया, टर्सरी अमाइड, टर्सरी अमाइड इज अगेन अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ से सिस्टम से OH हट जाए और इसकी जगह पे कोई भी एटम ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है तो उस पर्टिकुलर को बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से डेराइव हुआ है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर का जो सब्स्ट्रेट है, सब्स्ट्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव भी हैं। मतलब इस केस में अगर मैं जनरलाइज करूं, H या C एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड या अमाइड, कोई भी ले सकते हो कि अगर मैंने एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड, अमाइड के ऊपर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर दे और इस पार्ट को सिस्टम से निकाल दे, और अगर उस पार्ट को सिस्टम से निकालता है तो हमें जो ओवरऑल कंपाउंड मिलता है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। और इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा SNTH, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो तो अगर मैकेनिज्म वाइज बात करें तो यही न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो कंपाउंड मिलते हैं वो कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलते हैं, XOCOC OC OH या NH2। तो इस पर्टिकुलर कार्बन को ध्यान से देखें तो ये कार्बन है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब कि SNAR रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जब सब्सट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो अटैक करने के बाद एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इस पर्टिकुलर कार्बन एनालाइज करो, इस कार्बन पे O नेगेटिव जो प्लस I से इस पर्टिकुलर कार्बन के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप्स सिस्टम से निकलना चाह रहे हैं तो इसका यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये लिविंग ग्रुप सिस्टम से निकल जाते हैं और ओवरऑल हमें जो कंपाउंड मिल जाता है वो पर्टिकुलर CO और यहाँ पे NU, इस पर्टिकुलर C या H इस तरह कंपाउंड बना ले। तो इसका मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सिग्मा बॉन्ड एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल क्यों? क्योंकि ये जो हमने इंटरमीडिएट बीच में बना रखा है, इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट में अगर हम कार्बन की बात करें जहाँ पे अटैक हो रहा है वो कार्बन यहाँ पे है टेट्राहेड्रल, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अगर रिएक्टिविटी की बात करें कि रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिविटी ऑफ SNTH reaction depends mainly on two factors. First is electronic factor and second is again steric factor. मतलब अगर इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहता हूँ तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कि जितना ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक इसके ऊपर उतनी आसानी से होगा और इस पर्टिकुलर के पास मिनिमम स्टेरिक हिंडेंस होना चाहिए कि अगर कम से कम इसके ऊपर स्टेरिक हिंडेंस होगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अप्रोच कर लेगा। तो हमें केवल और केवल इसी कार्बन के ऊपर अपना पूरा फोकस देना है और ये सोचना है कि किस केस में इस कार्बन के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव है और किस केस में इसके ऊपर मिनिमम स्टेरिक है। दूसरा, जो हमने एक बार इंटरमीडिएट बना लिया
जब हमने एक बार इंटरमीडिएट बना लिया तो सिस्टम से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के जो लिविंग ग्रुप हैं इस पर्टिकुलर में एनालाइज करते हैं कि ओवरऑल हमें लिविंग ग्रुप को सिस्टम से जब निकालना है तो लिविंग ग्रुप का कैरेक्टर भी हमें अच्छा होना चाहिए। मतलब जो तीसरा फैक्टर हम सोच सकते हैं इस सबस्ट्रेट के अंदर का वो होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब हमें सबस्ट्रेट में देखना है मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक ओवर दिस कार्बन, और हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर कार्बन से जो लिविंग ग्रुप निकला हुआ है इस कार्बन से लिविंग ग्रुप हम निकालना चाहते हैं उस पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप का कैरेक्टर भी होना चाहिए अच्छा से अच्छा। तो इसका अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर में इन सब में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हमको मालूम है कि हेलोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज मिल जाए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद बात आती है ऑक्सीजन की, उसके बाद बात आती है नाइट्रोजन की। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव अगर एसिड हैलाइड ले लें तो एसिड हैलाइड का केमिकल रिएक्शन हमेशा ही फास्ट होता है। उसके बाद अगर ये ऑक्सीजन वाले केस है तो ऑक्सीजन वाले केस में अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता हूँ तो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा हूँ अटैच कर रहा हूँ क्लियर निकालने के बाद तो उसके रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए एसिड हैलाइड के बाद जिसकी रिएक्टिविटी की बात होती है और रिएक्टिविटी की बात होती है एसिड एनहाइड्राइड का। क्लियर एसिड एनहाइड्राइड की बात अगर एस्टर एसिड में सोचें तो ओ से यहाँ पे ओ आर मतलब आर की साइज बड़ी है और ओ से यहाँ पे ओ और एच की साइज छोटी है। मतलब एक रॉड है और रॉड से अगर 1 किलो का वाट लगा हुआ है और एक रॉड से 10 किलो का वाट लगा हुआ है तो हमको मालूम है कि अगर कभी झटका दे तो 10 किलो वाला वाट आसानी से गिरेगा, 1 किलो वाला वाट आसानी से नहीं गिरेगा। तो इसका मतलब साइज ऑफ आर के बेसिस हम ये कहते हैं कि ओ आर इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू ओ एच। इसीलिए मैंने ऑर्डर लिखवाया था और इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी आनी चाहिए सबसे पहले एसिड हैलाइड के बाद आना चाहिए एनहाइड्राइड के बाद आना चाहिए एस्टर के बाद आना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद लास्ट में जो वैल्यू आती है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है उस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं अमाइन। तो इसका मतलब अगर रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें टुवर्ड्स SNAR रिएक्शन SNTH रिएक्शन तो उस केस में फर्स्ट एसिड हैलाइड देन एनहाइड्राइड एस्टर एसिड लास्ट में अमाइन। तो मैंने बोला फिर से बोल रहे हैं कि हमें केवल और केवल अपना सारा फोकस इन तीनों चीजों पर कंसंट्रेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक ओवर दिस कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप। मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन से जो ये सिस्टम से निकालना चाहते हैं उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं इस पर्टिकुलर में अगर मैंने एक केस ऐसा से ले लिया, एक केस ऐसा ले लिया, एक केस अगर ऐसा ले लिया, एक केस मान लो ये हो और आपसे पूछा है इन दोनों में किसका केमिकल रिएक्शन ज्यादा है टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफाइल, तो आप क्या देखोगे इस पर्टिकुलर में प्लस एम इधर से भी प्लस एम, लेकिन इस केस में यहाँ पे है प्लस आई प्लस एम और यहाँ पे क्या है प्लस आई। मतलब इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल कम है। अगर इनमें से जनरलाइज करूं तो इनमें से जनरलाइज करता हूं और आपसे पूछा है कि एक केस है एराइल हैलाइड एक केस है बेंजीन कंटेनिंग बेंजीन कंटेनिंग एसिड हैलाइड और एक केस है साइक्लोहेक्सेन कंटेनिंग एसिड हैलाइड। तो इस वाले केस में प्लस आई लगा हुआ है लेकिन इस वाले केस में प्लस एम लगा हुआ है। तो ओरिजिनली तो दिखाई देगा यहाँ पे फिनाइल का माइनस आई, लेकिन ओरिजिनली क्या है यहाँ पे प्लस एम में इन्वॉल्व है और प्लस एम के इन्वॉल्वमेंट के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम होती है और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इस केस में हम ऐसा जनरलाइज करेंगे कि अगर कभी एरोमेटिक कंपाउंड लगा होगा इस पर्टिकुलर CO से तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, अगर कभी एलिफेटिक लगा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमें रिएक्टिविटी का पॉइंट ऑफ व्यू केवल 3 चीजें दिमाग में रखनी है। एक, इस कार्बन के पास कितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मैं इधर के साइड जो ग्रुप लगा रखा हूं अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होंगे रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे उसी पर्टिकुलर में CH2NO2 कर दूं, मतलब अगर मैं एक एसिड हैलाइड लेता हूं और एसिड हैलाइड में यहाँ पे CH2NO2 कर दूं तो इसके ऊपर अटैक होना फास्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो का माइनस आई लगा हुआ है। लेकिन इसी पर्टिकुलर में अगर मैं यहाँ ऐसे सोचता हूँ ये एसिड हैलाइड में इस पर्टिकुलर मैंने CH2CH3 कर दिया और CH2CH3 कर दिया मतलब इसका प्लस आई है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। क्लियर? यही चीज एस्टर में सोच सकते हैं, एसिड हाइड्राइड में भी सोच सकते हैं, एस्टर में सोच सकते हैं, एसिड में सोच सकते हैं, अमाइड में सोच सकते हैं कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया मतलब रिएक्टिविटी कम, अगर मैंने इस पर्टिकुलर कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया इस पर्टिकुलर केस में रिएक्टिविटी ज्यादा। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रॉनिक ओवर दिस पर्टिकुलर कार्बन,
उसके बाद देखना है स्टेरिक सेम ओवर दिस पर्टिकुलर कार्बन, कि इस कार्बन के पास मिनिमम स्टेरिक होनी चाहिए। जैसे मान लो केस कहता है HCOX कहीं लगा और कहीं कहता है CH3COX कहीं लगा है, तो पूछा है किसकी स्टेरिक, किस पर्टिकुलर की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है। अब क्या कहोगे फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे लगा हुआ H जो कि रेफरेंस वैल्यू है, लेकिन सेकंड वाले केस में यहाँ पे CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, मतलब इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। इस पर्टिकुलर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कम होगी। तो हमेशा दिमाग में क्लियर कट पिक्चर बनाइएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक की बात करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेरिक हमेशा देखना है इस पर्टिकुलर कार्बन पे। और अगर कभी मैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करता हूँ तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है OCOR, फिर OR, फिर OH, लास्ट में NH2। इसीलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर अटैक करे, क्लियर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होगा। इसीलिए हम ये भी एनालाइज करते हैं कि अगर मैं इधर से इधर के साइड जाना चाहूँ तो रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने एसिड हैलाइड लिया और इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करा दिया, अगर मैंने एसिड हैलाइड लिया और इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करा दिया तो ये अमोनिया का न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करके ओवरऑल अमाइड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैंने अमाइड लिया, अगर मैंने सिस्टम में अमाइड लिया और अमाइड के ऊपर Cl नेगेटिव का अटैक कराकर ऐसा सोचता हूँ, तो पहले लेवल पे जो इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है वो इंटरमीडिएट है NH2 और यहाँ पे है Cl। तो इसका मतलब जब यहाँ से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इन दोनों में कंपटीशन होगा, जो भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो सिस्टम से बाहर निकलेगा। और हमने देखा कि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा है, और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा है कि यही सिस्टम से बाहर निकलेगा और ओवरऑल फिर से यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ दैट विल अगेन बी अमाइड। मतलब अमाइड लेकर चले फिर से हमें अमाइड मिल गया, मतलब ओवरऑल कोई भी रिएक्शन नहीं है। लेकिन इस वाले केस में Cl का लिविंग ग्रुप कैरेक्टर ज्यादा है, NH2 का लिविंग ग्रुप कैरेक्टर कम है, तो जब इसने अटैक किया और इसी तरह का इंटरमीडिएट बनेगा और इस केस में Cl सिस्टम से निकल जाएगा, NH2 यहाँ पे गेन हो जाएगा। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड में, एस्टर में, एसिड में, अमाइड में आसानी से जा सकता है, लेकिन अमाइड इधर से इधर की साइड रिएक्शन आसानी से नहीं ले जाएगा। इसलिए अगर रिएक्टिविटी के टर्म्स में अगर कोई बात किया जाए तो हम ये भी जनरलाइज करते हैं कि रिएक्टिविटी इधर से इधर की साइड क्लियर घटती चली जाती है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड और अमाइड, क्लियर। इसीलिए ये भी कहते हैं कि अगर कभी मान लो एक एसिड है और इस पर्टिकुलर एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है या एसिड से एस्टर बनाना है, तो एसिड से एस्टर बनाना हो तो अगर मैंने डायरेक्ट अल्कोहल का यूज कर लिया और अल्कोहल का यूज करके इस पर्टिकुलर से प्रोटोनेशन के द्वारा एस्टर बना लें, और एक तरीका ये है कि अगर कहे कि इस पर्टिकुलर से SOCl2 के रिएक्शन से पहले हम एसिड हैलाइड बना लें और एसिड हैलाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन से हम इस पर्टिकुलर एस्टर का फॉर्मेशन कर लें। तो एक अगर पूछा जाए एसिड से डायरेक्ट एस्टर बनाना अच्छा मेथड है या एसिड से एसिड हैलाइड बनाने के बाद अल्कोहल से अटैक कराकर एस्टर बनाना अच्छा मेथड है, तो मेथड कौन सा अच्छा होगा? नीचे वाला, क्योंकि इस वाले केस में आपने एक पुअर लिविंग ग्रुप को पहले एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया और जब अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तब ये बहुत ही आसानी से अटैक करके इसका फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि एस्टर की पोजीशन यहाँ पे है, एसिड पोजीशन यहाँ पे है, तो ये डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, जनरली नहीं करता है, वो स्लो होता है, क्लियर। लेकिन इसी को अगर आपने एक बार यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, क्लियर, एक बार यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे भेजना चाहते हैं, उसके बाद अगर इसको यहाँ भेजना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इसलिए एसिड को अगर हम एस्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो अच्छा मेथड है वो अच्छा मेथड ये है कि पहले एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट किया जाए और एसिड हैलाइड के ऊपर फिर से अल्कोहल का रिएक्शन कराकर इसको एस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो बेसिक हमेशा क्लियर है कि SN-TH रिएक्शन का मतलब एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड और अमाइड, इन्हीं के केमिकल रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप सिस्टम से निकल जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सोचो तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस पार्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट है और रेट ऑफ रिएक्शन इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of carboxylic acid derivative, carboxylic acid and derivative along with concentration of nucleophile।
मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बाई मॉलिक्यूलर है, ना कि यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि आपने टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री बना रखी है। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में न्यूक्लियोफाइल का भी पार्ट है और साथ साथ सबस्ट्रेट का भी पार्ट है। इस केस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं है, और जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं है तो इस केस में हमें रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है।